राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदन जारी, जहां सीईओ के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक उम्र 50 से 70 साल और सेवा अनुबंध की अवधि भी 3 साल होगी। सीईओ के लिए हिंदू और श्री राम भक्त वैष्णव होना अनिवार्य है और सैलरी और सुविधा बातचीत के आधार पर ही आगे तय होगी। हालांकि 18 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है और इस बीच आपको ये पहली बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चढ़ावा चोरी मामले में ही अब हालांकि 20 जुलाई को अगली सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले सीईओ के लिए आवेदन जारी। क्या क्या शर्तें हैं, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं अभिजीत। देखिए, आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से ये वैकेंसी एक तरीके से निकाली गई है, जिसकी अंतिम जो तारीख है वो 18 जुलाई है। शाम के 4 बजे तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और योग्यता सबसे बड़ी बात है कि वो जो तय की गई है वो 50 से 70 वर्ष के बीच उम्र की है और 20 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए, जो कि बड़े संगठनों में, संस्था में या विभाग में या कंपनी के प्रबंधकीय दायित्व में जो कार्य कर चुके होंगे उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है ये, 3 साल के लिए सबसे पहले अनुबंध रहेगा, लेकिन अगर काम सही लगता है तो ट्रस्ट इस पर निर्णय ले सकता है, एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। ये बात इसमें कही गई है। वेतन अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो बातचीत के आधार पर तय किया जाएगा, ये बात कही इसमें गई है। तो जो सीईओ की नियुक्ति के अराउंड बातचीत और चर्चा चल रही थी कि अगले ट्रस्ट की बैठक तक सीईओ तय कर लिया जाएगा, उसकी तरफ ये कदम दिखाई दे रहा है कि 18 जुलाई तक ये तो पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग इस सीईओ की रेस में शामिल हैं और जो पात्रता होने वाली है वो क्या है। उसके साथ ही जो बात हो रही थी कि महामंत्री जो होंगे ट्रस्ट के, उसके प्रति इनकी जो है उत्तरदायी रहेंगे, यानी उनके अंडर में ये काम करेंगे। उसके अलावा दायित्वों की भी एक लंबी लिस्ट जो है लगभग 14 पॉइंट की, वो जारी की है ट्रस्ट ने कि ये इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जिसमें कि सबसे बड़ी बात वही है कि जो फाइनेंशियल जो भी वित्तीय लेन देन और काम होंगे उसके निष्पादन का काम भी अब सीईओ के अंतर्गत होगा। यानी इसमें बड़ी बात यह है कि जिन बातों पर सवालों के घेरे में ट्रस्ट है वो जिम्मेदारियां अब सीईओ को दी जाएंगी और वो आगे उत्तरदायी होंगे महामंत्री पद के लिए। यानी कि ट्रस्ट की सीधे इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में नहीं रहेगी और सीईओ प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ये बड़ी बात है जो इनके दायित्व को देखकर पता चलता है। शुक्रिया अभिजीत, पूरी जानकारी के लिए आपका। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से सीईओ के लिए ट्रस्ट की तरफ से रखी गई शर्तों को लेकर ही इस नोटिफिकेशन के जरिए बड़ी बातें सामने आई हैं। फिलहाल 18 जुलाई शाम 4 बजे तक आवेदन करने का ये वक्त है और श्री राम भक्त वैष्णव होना जरूरी है। बांकीपुर में नामांकन के वक्त हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जेजेडी उम्मीदवार वीना मानवी गिरफ्तार और नामांकन के बाद वीना मानवी की गिरफ्तारी को लेकर यह खबर है। बांकीपुर सीट पर नामांकन का आज आखिरी दिन है और फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, जहां इस वक्त हंगामे को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और नामांकन के बाद वीना मानवी की गिरफ्तारी हुई है। तेज प्रताप की पार्टी की उम्मीदवार वीना मानवी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जिस तरीके से आज 13 तारीख को समाप्त होने वाली है, अब फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हंगामा हुआ और नामांकन के बाद वीना मानवी की गिरफ्तारी को लेकर खबर। जेजेडी उम्मीदवार की इस गिरफ्तारी और हंगामे को लेकर ही और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, इस वक्त हालात और ये गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल क्या और जानकारियां? देखिए, तेज प्रताप यादव की पार्टी है जेजेडी, उसके ये कैंडिडेट है वीना मानवी और वीना मानवी ने नामांकन किया और उसके बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 2009 में एक मामला दर्ज हुआ था 420 का, यानी कि धोखाधड़ी मामले में कोर्ट का आदेश भी हुआ था और उसी आदेश पर यह कार्रवाई करते हुए वीना मानवी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जो पटना कलेक्ट्रेट है वहाँ जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आपस में थोड़ी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को संभाल लिया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जेजेडी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ी आपस में ऐसी स्थिति धक्का मुक्की की बनी थी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि ये एक साजिश है, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। 2009 का एक पुराना मामला है धोखाधड़ी के मामले का और उस मामले का संज्ञान लेते हुए पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि पटना पुलिस की पूरी तैयारी थी कि जैसे ही वो रुपेश, आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल तेज प्रताप की तरफ से क्या कहा जा रहा है सुनते हैं। इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है, तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। ये षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं, हम बिहार आएंगे उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे।
कि जिस तरीके चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और साजिशन ये गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल देखिए, नामांकन का आज आखिरी दिन है और नामांकन भरते ही किस तरीके से एक पुराने मामले के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। ईरान के दुश्मनों की हिट लिस्ट, और ये हिट लिस्ट जारी की गई है। सीक्रेट ऑपरेशन का टारगेट है ग्लोबल 13 लीडर, और आयतुल्ला खामनेई की हत्या का बदला लेने की बात ईरान कह चुका है। ईरान के निशाने पर अब ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरान की अखबार में एक फोटो छपी है। अखबार में लिखा गया है, अचानक मौत आएगी। और ईरान के 13 दुश्मन हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान की तरफ से जारी हुई इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का, और साथ ही सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर का। इसके अलावा पांचवा नाम है पीट हेग्सेथ का, जो कि यूएस के रक्षा मंत्री हैं, जबकि यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ईरान के निशाने पर हैं। साथ ही राजदूत माइक हकाबी के साथ साथ इजराइल के सेना प्रमुख एयाल जमीर भी इस फहरिस्त का हिस्सा है, जबकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार का नाम इस लिस्ट में है। साथ ही जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और साथ ही इसी फहरिस्त में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का भी नाम है। तो ईरान के 13 दुश्मन हिट लिस्ट अब तैयार हो चुकी है, लेकिन आयतुल्ला की हत्या का इंतकाम कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो हिट लिस्ट हमने आपको दिखाई है उसको अब डिकोड करते हैं। हालांकि आयतुल्ला खामनेई की हत्या के बदले के तहत ही ये लिस्ट जो बनाई गई है, हत्या का बदला लेने के लिए ही हिट लिस्ट बन चुकी है। सीक्रेट ऑपरेशन के टारगेट सेट हो चुके हैं, 13 लीडर टारगेट पर है। तस्वीरों पर अब गन साइड क्रॉस है दिखाया, और साथ ही पिता के मर्डर का बदला मुश्तबा चाहते हैं, ये साफ नजर आ रहा है। मुश्तबा ने कहा है प्रतिशोध आवाम की मांग है। ईरान के सरकारी अखबार में छपी इस हिट लिस्ट के बारे में और जानकारी के साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। मनीष, ये वाकई ही अमेरिका को सिर्फ अब चेतावनी भर नहीं रह गया, बल्कि उसी पैटर्न को ईरान अपना रहा है। टॉप लीडरशिप का खात्मा अमेरिका ने किया, अब ईरान भी यही मन बना चुका है या फैसला ले चुका है, और ये बता चुका है कि जैसे सक्सेसफुल हमले पहले 2 दौर में किए हैं, वैसे ही हमले अब होंगे, लेकिन अब सीधा टॉप लीडरशिप टारगेट पर होगी। देखिए, हिट लिस्ट में कौन है, किस पद पर है, इसके बारे में तो आपने विस्तार से जानकारी दे ही दी है। इसमें इस हिट लिस्ट की एक और खासियत है कि इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि बंकर में रह रहा हो, या जो अंडरग्राउंड हो गया हो, जो पब्लिक में अपीयर नहीं होता हो, या फिर वो दुनिया में अलग अलग सम्मेलन में नहीं जाता हो। हर जगह जाता है, पूरी दुनिया में वो घूम रहे हैं, और अगर आप चाहें तो उसको मार भी सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जो इन देशों का ईरान में हिट लिस्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, जिनके बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि वो हमारे हिट लिस्ट में, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उनके पिता को अंतिम विदाई दी जा रही थी, वो नहीं दिखे। वो किसी से नहीं बात कर रहे हैं, ना एक तस्वीर आ रही है, ना एक किसी कार्यक्रम में जाए। उनके अपने जमीन में, अपने देश में वो लगातार लापता बने हुए हैं। तो ये अंतर तो दोनों पक्षों का है। देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश होगी, लेकिन इस हिट लिस्ट के आने से हुआ क्या? इस हिट लिस्ट के आने के बाद से ईरान को लेकर पश्चिमी देशों में एक खास किस्म का नैरेटिव और अधिक मजबूत होगा, और जिस ईरान को मार्च के महीने के जंग में दुनिया भर से समर्थन हासिल था, उस ईरान को अब इस रूप में देखा जाएगा कि ईरान अब एक रोग नेशन बनने की तरफ जा रहा है। यानी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के मौत के बाद से जिस तरह से IRGC के नेतृत्व में सब हिट लिस्ट लिए घूम रहे हैं, तो मतलब अब जो कहते हैं हिंदी में विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस मोड में ईरान जा रहा है। लेकिन और जाहिर है कि इससे सवाल अभी भी यही है मनीष, कि आखिर ईरान इतना मजबूत कैसे हो गया कि तमाम हमलों के बावजूद उसके ऊपर जो दबाव बनाने का डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे, अभी तक तो यही कह रहे थे कि हिट लिस्ट में नंबर 1 मैं हूं, वो है भी, लेकिन अब तो बकायदा 13 लोगों की 12 और लोग इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा सेटबैक अमेरिका के साथ साथ पूरे पश्चिम के लिए हो सकता है, क्योंकि दुनिया के 13 अहम नेता ईरान की इस हिट लिस्ट में आ चुके हैं। अमेरिका से ऐसी खबर आई है ये, जिसने कईयों को हैरान भी कर दिया है, और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत से हड़कंप मच चुका है। ये एक और बड़ी खबर सुनिए, ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम की मौत पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के करीबी सलाहकार दुगिन का दावा है लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद।
हालांकि लिंडसे ग्राहम की मौत पर क्या पर्दाफाश हुआ है? पुतिन के करीबी दुगिन जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद है। ग्राहम की मौत ट्रंप को इजरायल की चेतावनी है और ग्राहम की मौत के बाद ट्रंप का अगला नंबर है। हालांकि दुगिन दावा यह कर रहे हैं कि ग्राहम की मौत ट्रंप को संदेश है, ईरान से युद्ध जारी रखना चाहता है इजरायल। बड़ा सवाल यही है कि लिंडसे ग्राहम की मौत का राज है क्या? कीव से लौटते ही लिंडसे की मौत हुई कैसे और क्या लिंडसे की मौत के पीछे मोसाद है? हालांकि शक के घेरे में रूस और तेहरान क्यों है? सवाल करूं उससे पहले लिंडसे ग्राहम की मौत को लेकर एक और जानकारी, क्योंकि दुनिया में चर्चा क्यों हो रही है। अमेरिकी राजनीति के प्रभावशाली शख्सियत और ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, ईरान सरकार के सबसे मुखर आलोचक और ईरान को लेकर कई भड़काऊ बयान तक दिए। रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर भी काफी सक्रिय रहे, साथ ही सत्ता का संतुलन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन एक हफ्ते में चौथी बार अमेरिकी हमले को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां ईरान के 9 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिका ने हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है और देखिए लगातार हो रहे हमलों के बीच किस तरीके से अब ईरान के 9 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को लेकर यह खबर आई है, जहां हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो कि कैसे अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं रात के हमलों के बाद अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन में मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट बनाया है। कुवैत में मिसाइल साइट पर भी हमले हुए हैं। वहीं बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला, जहां ईरान ने बहरीन में 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी बेस में नुकसान की खबर है। वहीं अमेरिका ने देर रात किस तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाया, तस्वीरें दिखाते हैं। आधी रात ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। अब तक 9 जगहों पर अमेरिकी अटैक हुए। सिरिक, जास्क, बंदर अब्बास में अटैक, टंगन, बुशहर, केशम द्वीप पर अटैक, चाबहार और अहवाज मशर भी धमाकों से गूंजे। जबकि बंदर अब्बास में ही अमेरिका के हमले को लेकर खबर है। बुनियादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पश्चिम इलाके में कई धमाके सुने गए हैं। वहीं ईरान के खुजिस्तान पर भी हमला हुआ है। अमेरिका ने अहवाज पर मिसाइल दागी है। जोरदार धमाकों से अहवाज शहर दहल गया। हालांकि ईरान पर यूएस के चौथे अटैक, युद्ध की घोषणा अभी बाकी है। ईरान में कहां हमले हुए जानिए। मिनाब, जास्क, टंगन, सिरिक, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, बुशहर, खुजिस्तान, ये वो जगह है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस है, जहां से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो पूरी डिफेंस कोस्टल लाइन है उसके तहत ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। हालांकि एक हफ्ते में अटैक कब हुए हैं? 8 जुलाई 80 ठिकानों पर हमलों को लेकर खबर आई। उसके अलावा 9 जुलाई जब 90 ठिकानों पर अटैक हुए। इस पूरी टाइमलाइन के तहत देखिए कैसे 12 जुलाई को भी 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि 13 जुलाई को मिसाइल और बॉम्बर से हमलों को अंजाम दिया गया। हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें खुजिस्तान के देजफुल में हमले की तस्वीर देखिए, जहां बागेरी मिलिट्री बेस पर यह अटैक हुआ है और अमेरिकी हमलों के बाद आग लग गई। तो अलग अलग इलाकों में हुए इन हमलों के बाद यह साफ है कि कैसे मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका उन इलाकों पर हमले कर रहा है जहां से पूरी ईरान की क्षमता को खत्म किया जा सके, जहां से ईरान अटैक कर रहा है। हालांकि ईरान के अल अमीदियाह में भी हमले को लेकर अगली खबर है, जहां अमेरिका ने ईरान में मिसाइल दागी है। ईरान में हमले के अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। अल अमीदिया में अमेरिकी हमले की एक और तस्वीर है। अमेरिका ने शहर में मिसाइल दागी। देर रात हुए हमलों के बाद ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब हॉर्मूज के आसपास अमेरिका के अटैक की तस्वीर, जहां ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिकी हमला हुआ, ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर स्ट्राइक। इसी बात का मैंने जिक्र किया। अमेरिका अब उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से ईरान ऑपरेट करता है, और ये ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर स्ट्राइक के बाद की तस्वीर है, जहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हिट किया गया। तो अमेरिका का नया वॉर प्लान क्या है? क्योंकि हॉर्मूज में आईआरजीसी की सैन्य किलेबंदी को तोड़ने की कोशिश है। ईरान की अटैक क्षमता पर सीधा प्रहार, जबकि अब बोट हंटिंग समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल और मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर स्ट्राइक। हालांकि डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क पर बमबारी। बड़ी बात यह है कि ईरान पर 5 दिन में 310 प्रहार हो चुके हैं।
फिर से महायुद्ध का खतरा बना हुआ है। इस महायुद्ध के खतरे के बीच किए जा रहे दावे भी मनीष हर बार इसलिए सवाल करते हैं क्योंकि जब जब एक फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत होती है, अमेरिका कहता है कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया। मेरा सवाल अभी भी यही है, अगर ईरान वाकई इतना कमजोर हो चुका है तो ईरान भी मोसाद की तरह ऑपरेट करते हुए कैसे टॉप लीडरशिप के खात्मे की बात कर रहा है? ईरान भी कैसे मिसाइल्स के जरिए न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका पर सफलतापूर्वक टारगेट मैपिंग करते हुए उसे यह साबित कर रहा है कि उसने जिस जिसको चुना वहां पर अटैक करने में वो कामयाब रहा, चाहे वो अमेरिकी बेस हो या अमेरिका से जुड़े लोग। देखिए, ये बात तो सही है कि ईरान के पास जो मिसाइल है उसके जरिए ईरान अड़ोस पड़ोस के जो मुल्कों में अमेरिकी बेस है उस पर लगातार हमले कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन स्ट्राइक में बारी बारी से, जैसा दावा किया जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से, तो बारी बारी से ईरान के कई शहरों में स्थित जो ईरानी मिलिट्री साइट्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठना वाजिब है कि आखिर ईरान की क्षमता कम क्यों नहीं हो रही है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि टेक्नोलॉजी दरअसल आज ये इजाज़त देती है कि अगर कोई छोटा मुल्क भी है और उसके पास 25,000 50,000 ड्रोन है तो भी वो किसी बड़े युद्ध देश के साथ 6 महीने साल भर तक जंग लड़ सकता है। यहाँ तो 40 दिन ही जंग हुआ है, और फिर ईरान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, और फिर ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई के लिए कई साल से तैयारी की है, कम से कम 10-20 साल से तैयारी की है। तो यही एक कारण है कि इतने स्ट्राइक होने के बावजूद भी ईरान के क्षमता में कमी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये बात अगर कहा जाए कि क्या ईरान इस हालत में है कि वो न्यूयॉर्क में वाशिंगटन डीसी पर अटैक कर सके, तो मुझे लगता है कि अभी ऑन पेपर भी ईरान इस काबिलियत में नहीं रखता। दूसरी बात है, ईरान से मिसाइल का लॉन्च होना और हर टारगेट पर सक्सेसफुल अटैक होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहरीन में तो हम देखते हैं फ्लीट पर गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं भगवान जाने उसका आंसर। लेकिन बहुत सारी जगह पर ईरान मिसाइल से हमला करता, लेकिन उन मिसाइलों को आसमान में इंटरसेप्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन इस पूरे रीजन में एक साथ हमलों को अंजाम देते हुए और अमेरिकी बेस की मौजूदगी ही इस पूरे क्षेत्र को अब और ज्यादा असुरक्षित बना चुकी है, क्योंकि ईरान लगातार हमलों को जिस तरीके से अंजाम दे रहा है उसमें पश्चिम एशिया में ट्रंप को बड़े झटके लग रहे हैं। अब एक और खबर है, हाइमार्स मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया गया है। कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स को खाक कर दिया गया। ड्रोन हमलों में हाइमार्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। तो पश्चिम एशिया में अब ट्रंप को ये बड़े झटके, जहां हाइमार्स मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया और ये कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स को खाक किया गया है। हालांकि ट्रंप का अभियान कैसे चूर चूर हो रहा है। अमेरिकी हाइमार्स को ध्वस्त किया गया कुवैत बेस पर ईरान की स्ट्राइक के बाद ये बड़ी खबर आई है, जहां ड्रोन से हाइमार्स यूनिट को तबाह कर दिया गया। ड्रोन हमलों में हाइमार्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी मिसाइल प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर दिया गया। 41 करोड़ का मिसाइल सिस्टम खाक किया जा चुका है। हाइमार्स पर भारी है 25 लाख का शाहिद ड्रोन। हाइमार्स दहन से यूएस की मारक क्षमता भी घटी है। इस बीच ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, बड़ी खबर बता दे, B-2 बॉम्बर F-35 की तस्वीर को पोस्ट करते हुए, मिसाइल की तस्वीर को पोस्ट करते हुए, ईरान पर हमले से पहले ये तस्वीर पोस्ट करते हुए बड़ा संदेश, ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमले का अंदेशा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का विध्वंसक संदेश है क्या, पोस्ट के जरिए मिल रही ये चेतावनी है क्या? फिलहाल बता दें आपको, शक्ति का प्रतीक B-2 बॉम्बर, इसी पोस्ट में ये चेतावनी, जिसके जरिए ये साफ संकेत है कि एटमी स्ट्राइक का डर दिखाया जा रहा है। हालांकि अब एक और बड़ी बात, जहां स्ट्राइक मोड में F-35 जेट भी हैं और फिर से हमले की इसे सीधी धमकी माना जा रहा है। और मिसाइल सिटी पर स्ट्राइक संभव, क्योंकि जिस मिसाइल ताकत के जरिए ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, अब उसे हिट करने की कोशिश। ईरान के सैन्य ठिकाने अब अमेरिका के टारगेट पर हैं, ये साफ है। हालांकि पोस्ट में ये कहा गया कि हम तैयार हैं, तुम कमजोर हो। दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत की गई इस पोस्ट में डील करो वरना सर्वनाश की बात भी कही गई है, क्योंकि अब फिर से युद्ध की चेतावनी इस पोस्ट के जरिए सामने आ रही है। लेकिन ईरान अमेरिका में हमलों के बीच तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर है, जहां कच्चे तेल की कीमत में 4% से ज्यादा का उछाल हुआ है और $79 प्रति बैरल के पार ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। और इस वीक के हालात के बीच कच्चे तेल में हो रहे विस्फोट की खबर सुनिए, जहां 13 जुलाई की कीमत है $79 प्रति बैरल, जबकि इससे पहले 5 जुलाई को यह कीमत थी $72 प्रति बैरल। इसके अलावा समझिए कि कैसे यूएस ईरान हमलों से कच्चे तेल में 4% की उछाल और 24 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने का ही यह सबसे बड़ा असर है। हालांकि अब कीमत $100 के ऊपर पहुंच गई, तो एक बार फिर से
ग्लोबली इसका सबसे बड़ा असर होगा और पेट्रोल डीजल ऐसे में और महंगा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आई भीषण अग्निकांड की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बैंकॉक हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पार्टी कर रहे 60 से ज्यादा लोग कैसे इस आग में झुलस गए, इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए अपने आप को किसी जगह तक पहुंचाना कैसे मुश्किल हो गया। चीख पुकार मच गई, यहां तक कि जान बचाने के लिए लोग टॉयलेट तक में छिप गए। बैंकॉक के बार में अचानक लगी इस आग से हड़कंप मच गया, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। अचानक पग में लगी इस आग में कई लोग झुलस गए, दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। बैंकॉक अग्निकांड का एक और वीडियो देखते हैं। लपटों के बीच बार में चीख पुकार, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। ये अंदर की तस्वीर सामने आई है, कई लोग पब की इमारत में फंसे रहे, इमरजेंसी एग्जिट की तरफ गए तो भी निकलने का मौका नहीं मिला। दम घुटने से लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग टॉयलेट में छिपे रहे। करीब 30 मिनट तक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। बैंकॉक अग्निकांड की डरावनी तस्वीरें और भी हैं। भीषण आग के बीच मची भगदड़ की ये तस्वीर है, कैसे जान बचाकर भागने की कोशिश करते रहे लोग और आग लगने के बाद पूरे के पूरे पब में धुआं भर गया। ये देखिए तस्वीर, एक तरफ आग, वहीं दूसरी तरफ किसी तरह सेफ एग्जिट ढूंढते हुए भागते हुए लोग अंदर नजर आए, लेकिन देखते ही देखते आग का दायरा बढ़ गया। चीख पुकार, धुएं से इमारत भर गई। हर तरफ आग का ये मंजर, जहां कई लोग इसमें झुलस गए। बैंकॉक के पब की खौफनाक तस्वीरें और भी हैं। अग्निकांड में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगने की जांच हो रही है। आग पर काबू पाने के बाद सामने आई अंदर की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से सारा फर्नीचर, पूरा इंटीरियर जलकर खाक हो चुका है। फर्नीचर, दीवारें, छत पूरी तरह काली पड़ चुकी हैं। अब चीन से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। चीन के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। दक्षिणी और पूर्वी चीन के कई प्रांत प्रभावित हो रहे हैं। पहले तूफान मिसाक और फिर टाइफून बावी से हालत और गंभीर हो गए हैं और सिचुआन में सैलाब से गाड़ियां तक बह गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के लिए सुरक्षित जगह तक जाना भी मुश्किल हो चुका था। बाढ़ का ऐसा तांडव कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि इमारत के ऊपरी हिस्सों में लोगों ने शरण ले ली, लेकिन कई गाड़ियां पानी के इस तेज बहाव में, इस सैलाब में बहती नजर आई। टाइफून बावी की वजह से 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। कई शहरों में सड़क और रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब नाननिंग शहर और आसपास के गांव पानी में समा गए। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। कई बांध में खतरे के निशान तक पानी पहुंच गया है। यहां तक कि रेलवे, सड़क और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं। दक्षिण चीन में करीब 653 उड़ानें रद्द की गई हैं। अब चीनी शहर डालियान में हालात कैसे खराब हो रहे हैं वो तस्वीर देखिए। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है। इस शहर को मॉडर्न शहर माना जाता है। बचाव दल नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाल रहे हैं। इलाके में हर तरफ पानी का ऐसा बहाव कि गाड़ियां बह गई। कई लोग बहती गाड़ियों के बीच भी फंसे नजर आए। देखिए, सनरूफ खोल के एक शख्स बाहर नजर आया। वहीं गाड़ियों को पकड़ के इस पानी के बहाव में खुद को बचाने की कोशिश लोग करते नजर आए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में एंट्री को बैन कर दिया गया है। बांकरा मस्जिद में नमाज पर भी रोक को लेकर खबर है, जहां टीएमसी ने अब फैसले पर सवाल उठाए हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा को प्राथमिकता, सीएम शुभेंदु की तरफ से ये बात कही गई है। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांकरा मस्जिद को लेकर 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद और इस मस्जिद में अब नमाज पर रोक का फैसला। हालांकि टीएमसी इस पर अब बड़े सवाल उठा रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता एयरपोर्ट
कि 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में एंट्री भी अब बैन कर दी गई है। तो फिलहाल एक बार फिर से बता दें इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बांकरा मस्जिद को लेकर क्या फैसले लिए जा रहे हैं अब? देखिए, बहुत दिनों से ये समस्या चल रही थी, जहां पे कोलकाता एयरपोर्ट का एक्सटेंशन करना था और वहां पे बीच में एक मस्जिद आ रही थी जो कि 136 साल पुराना थे। अब तृणमूल सरकार जाने के बाद और बीजेपी सरकार आने के बाद शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत करके ये सिद्धांत लिया है वो जो मस्जिद है उसमें अभी नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा और उसके बाद बातचीत करके वो मस्जिद को हटाया जाएगा। इसका कारण ये है कि वहाँ पे रनवे का एक्सटेंशन करना है। जो कोलकाता एयरपोर्ट का सेकेंड रनवे है उसका एक्सटेंशन करने के लिए वो जगह बहुत जरूरी है सेफ्टी पर्पस के लिए। तो इसके लिए जो समुदाय है उनके साथ बातचीत किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मस्जिद है उसके अंदर नमाज पढ़ने में रोक लगाया गया है और धीरे धीरे प्रोसेस करके उसको शायद वहां से हटाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा एक सबसे बड़ा कारण आप बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि बाहरी लोगों की एंट्री इस पर अब बंद कर दी गई है। 136 साल पुराने कोलकाता एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक बनी इस मस्जिद में एंट्री को बैन कर दिया गया है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिस पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये बड़े फैसले लिए गए हैं।